अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्जुक आजमी और हमारे साथ हैं वसीम अल्ताफ साहब। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए, थैंक यू सो मच। बहुत मेहरबानी, आपने बुलाया। और बहुत शुक्रिया कि आप आए। और आज हमें बात ये करनी है कि जो कल 14 अगस्त मनाया गया और आज 15 अगस्त भारत में सेलिब्रेट किया जा रहा है, तो सबसे पहले तो ये कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान मतलब एक ही टाइम पे पाकिस्तान बना या अलग हुआ या आज़ाद हुआ, जो भी मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। कुछ कहते हैं क्रिएट किया गया था, कुछ कहते हैं आज़ाद हुआ। तो फिर एक ही दिन जब हुआ है तो ये 14th और 15th अलग अलग दिन क्यों सेलिब्रेशन जो है वो की जाती है? देखिए, पहले एक लॉजिक समझ लें कि एक रेक्टेंगुलर पेपर है, उसको आप एक कैंची से दरमियान से काटते हैं, हम्म। तो उसके जब दो टुकड़े होंगे तो वो एक ही वक्त में होंगे ना। हम्म। ऐसा तो नहीं होगा कि एक टुकड़ा एक वक्त में हो और दूसरा किसी और वक्त में हो। तो एक ही वक्त में तकसीम हुई थी। और ये जो जून 3 का जो पार्टीशन प्लान था, उसमें भी जो डेट लिखी हुई है ना, वो 15 अगस्त है। और पाकिस्तान जब बना तो उसके बाद कुछ टिकट जारी किए गए, वो मेरे पास हैं टिकट्स, उन पे भी 15 अगस्त तारीख लिखी हुई है। और 1948 में जो यौम आज़ादी मनाया गया वो 15 अगस्त ही को मनाया गया। लेकिन फिर क्या हुआ कि उसी साल जून में एक कैबिनेट की मीटिंग हुई और उसमें उन्होंने कहा यार कि इंडिया भी 15 को मनाता है और हम भी 15 को मनाएं, तो क्यों ना इसको 14 कर लिया जाए। तो फिर इन्होंने उस तारीख को 14 कर लिया। यानी असल तारीख 15 ही है, लेकिन इंडिया से अपने आप को एक अलहदा आइडेंटिटी देने के लिए इन्होंने तारीख भी तब्दील कर दी, यानी फैक्ट को भी, जो एक फैक्ट था उसको डिस्टॉर्ट कर दिया। तो ये इसका इसका बैकग्राउंड है। और उसके बाद से फिर वही मना रहे हैं। हमारे हमारे यहाँ जो अखबार आप देख लें, उनमें भी 15 अगस्त है, टिकटों पे 15 अगस्त है। जून 3 का जो पार्टीशन प्लान है उसमें भी 15th है। लेकिन इन्होंने तारीख बाद में तब्दील कर दी। जी। तब्दील कर दी, बिल्कुल। लेकिन इस साल आपको क्या लगता है कि जो सेलिब्रेशंस हुई हैं कल रात को, बल्कि परसों रात से जो पाकिस्तान में शुरुआत 13 तारीख से और 14 अगस्त सेलिब्रेट किया गया, वो कैसा रहा? और आज भारत में जिस तरीके से सेलिब्रेट किया जा रहा है उसको आप किस तरह से समझते हैं या देखते हैं? देखिए, हमारे यहाँ, एक्सक्यूज मी आरजू, आपको आवाज़ तो नहीं आ रही बैकग्राउंड में? नहीं, नहीं। ठीक है, अच्छा, ओके। देखिए, हमारे यहाँ ये 14 अगस्त जो मनाई जाती है, तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने 13 अगस्त की रात को इन्होंने एक इवेंट किया, जो कि इन्होंने ये जहाँ पे फैजाबाद है और जीरो पॉइंट है, उसके दरमियान जो हाईवे जा रहा है उसके एक साइड पे इन्होंने वहाँ पे एक यादगार फतह तामीर करवाई है, जिसके लिए 4 अरब रुपए का बजट मख्तस किया गया। हम्म। और 12 एकड़ सरसब्ज शादाब दरख्त काटे गए और एक इमारत वहाँ बनाई गई, एक यादगार बनाई गई, यादगार फतह के नाम से। तो हमारे जो हुक्मरान हैं उन्होंने वहाँ पे वो तकरीब मनाई। इससे पहले ये होता रहा है कि प्रेसिडेंसी में बाकायदा एक तकरीब होती है जिसमें कि सदर भी होते हैं, प्राइम हम्म। मिनिस्टर भी होते हैं, बाकी लोग भी होते हैं वहाँ पे, और वो एक झंडा वहाँ पे ना उसको लहराया जाता है। तो इस मर्तबा वो नहीं किया गया। इस मर्तबा इन्होंने 13 तारीख की रात को, ये तकरीबन 10:30 बजे तकरीब शुरू हुई, जिसके लिए कि सारी रोड्स ब्लॉक कर दी गई। और वहाँ पे यादगार फतह जो नई इमारत बनाई गई है दरख्तों को काट के, वहाँ पे इन्होंने एक तकरीब मुनक्किद की, जो कि इनके ख्याल में
उस फतह की याद में बनाई गई है, जो इनको भारत के साथ जो पिछला एक सादम हुआ था, कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, उसमें इनकी फतह हुई थी, भारत को शिकस्त हुई थी बकौल इनके। तो इन्होंने वो उसकी यादगार एक बनाई है यहाँ पे, वहाँ पे ये तकरीब मुनक्कद की गई। और हालांकि देखिए वही जो रोड है, आप भी गुजरी है वहाँ से कई दफ़ा, उस रोड के परली साइड पे वो परेड ग्राउंड है, वो 247 एकड़ रकबा है जहाँ पे दरख्त थे और उनको काट दिया गया, और काट के वहाँ पे एक कंक्रीट का परेड ग्राउंड बनाया गया जहाँ पे 23 मार्च की परेड होती है। तो अब ये जो इमारत है, इसको वहां पे भी बनाया जा सकता था एक साइड पे, यानी वहां पे भी बनाया जा सकता था, लेकिन इसको यहाँ पे बनाया गया बिल्कुल हाईवे के साथ, ताकि वो जो भी वहां से गुजरे वो उसको नजर आए वो। और 12 एकड़ मजीद दरख्त काटे गए, पहले 247 एकड़ दरख्त काटे गए दूसरी साइड पे जहाँ पे वो परेड एवेन्यू है, परेड ग्राउंड है, जो ग्राउंड तो अब नहीं रहा, वो वहां पे उन्होंने पक्का कर दिया उसको दरख्त काट के। तो यहाँ पे इन्होंने बनाई। और लेकिन सर यहाँ मैं एक चीज कहना चाहूंगी, जो तकरीरें की गई, यानी जो वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ने या प्रेसिडेंट ने जो बातें की, उसमें उन्होंने कभी ये नहीं बताया कि 79 ईयर्स 80 ईयर्स में पाकिस्तान के अचीवमेंट्स क्या हैं, स्पोर्ट्स की फील्ड में, एजुकेशन की फील्ड में, हेल्थ सेक्टर में, साइंस टेक्नोलॉजी और कई दूसरे शोबे ऐसे हैं जहाँ पे बात की जा सकती थी कि पाकिस्तान ने इतने सालों में यहाँ तक पहुंचते पहुंचते हमने क्या अचीव किया। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ उसके बजाय सिर्फ जो है वो भारत के साथ जो क्लैशेस हुए थे सिर्फ उसका जिक्र किया गया, या अफगानिस्तान को इन्होंने धमकियां लगाई हैं, उससे ऊपर तो कोई बात नहीं की इन्होंने। देखिए अब यही एक जो है ना बहुत ही अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि यौम आज़ादी पे आप कौम की जो तरक्की और खुशहाली हुई होती है उस पे फोकस करते हैं, और एक वे फॉरवर्ड देते हैं आप कौम को कि भाई आइंदा हमने ये करना है। और आप जो सियासी तौर पे मुल्क ने मुआशी तौर पे, समाजी तौर पे डेवलप किया होता है, तरक्की की होती है, उसका जिक्र होता है, उस पर फोकस होता है। अनफॉर्चुनेटली यूं लग रहा था कि ये जो 14 अगस्त है ये भी 6 सितंबर बन गया है, और इसमें अब जो किस चीज़ का डिस्प्ले हो रहा है जी, फ्लाई पास्ट हो रहा है, फौजी जो हैं वो मार्च कर रहे हैं, जंगी तराने सुनाए जा रहे हैं, और दूसरे मुल्कों को धमकियां दी जा रही हैं, और उनको कहा जा रहा है हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। और एक तरह से वो भी एक डिस्प्ले ऑफ फोर्स था, उसमें और कोई चीज़ नहीं थी, डिस्प्ले ऑफ पावर था। तो ये इट्स अनफॉर्चुनेट कि आपने पहले 23 मार्च, जिसका कोई ताल्लुक नहीं है आपकी फ़ौज से एज सच, वो भी आपने मुकम्मल तौर पे एक फ़ौजी इवेंट बना दिया, और अब आपने 14 अगस्त को भी फ़ौजी इवेंट बना दिया है। जी आरजू। बिल्कुल, हाँ, लेकिन अगर हम भारत की तरफ देखें तो और उनका। दूसरी तरफ हम देखें कि हर 14 अगस्त को प्रेसिडेंसी में फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी होती थी, प्रेसिडेंट होता था वहाँ पे, प्राइम मिनिस्टर होता था, वो इस दफ़ा नहीं हुई। यानी मुख्तलिफ इदारों में तो हुई, जैसे सुप्रीम कोर्ट में भी हुई, रेडियो पाकिस्तान में भी हुई, लेकिन वहाँ प्रेसिडेंसी में नहीं हुई प्रेसिडेंसी में नहीं हुई। और प्रेसिडेंसी के बजाय ये यहाँ पे हुई, जहाँ मैंने आपको बताया वो यादगार फतह पे हुई, और प्रेसिडेंट भी वहीं पे था और प्राइम मिनिस्टर भी वहीं पे था, और उसको एक प्योरली एक फौजियाना रंग दे दिया गया उसको, उस पूरी तकरीब को। उसमें पाकिस्तान की आज़ादी के हवाले से कुछ भी नहीं था, सिर्फ डिफेंस की बात हो रही थी। और अगर हम भारत की तरफ देखें तो वहां पे आपको क्या फर्क महसूस होता है इतने सालों बाद, और जो उन्होंने अपनी सेलिब्रेशन इस वक्त जारी रखी हुई है? देखिए आज इंडिया अपनी आज़ादी का दिन मना रहा है। हम तो क्रिएट हुए थे ना, हमने कोई आज़ादी की जंग तो लड़ी नहीं थी, ना हमारे किसी लीडर ने कभी आज़ादी की बात की थी, ना उन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट में हिस्सा लिया था, ना उनका तल्लक आम लोगों से था, ना वो कभी जेल गए, ना उन्होंने आज़ादी की जदोजहद को भुगता। जैसे कांग्रेस की तो सारी लीडरशिप जो थी वो जेलों में चली गई थी। अच्छा, अब उन्होंने जो अभी आज मनाई है और मना रहे हैं अभी, उसमें जो रेड फोर्ट है दिल्ली का, वहाँ पे
एक मरकजी तकरीब हुई है जिसमें कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वहाँ पे थे, और उसकी एक थीम भी थी, और वो थीम जो थी वो थी युवा शक्ति, अ, विकसित भारत 2047। इसका मतलब है कि उन्होंने कहा है, युवा शक्ति का मतलब है द यूथ पावर, नौजवानों की ताकत, और विकसित भारत का मतलब है खुशहाल डेवलप्ड भारत 2047। यानी एक विजन दिया है कि 2047 तक जो भारत है उसको एक डेवलप्ड मुल्क बनाना है। वो एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री नहीं होगा, बल्कि वो एक डेवलप्ड मुल्क होगा, और उन्होंने एक टाइम फ्रेम भी दिया है उसमें कि 2047 तक हमने ये गोल अचीव करना है। उसके बाद फिर जो वंदे मातरम है, जो कौमी तराना है, उसको भी 150 साल पूरे हुए हैं, तो इस मर्तबा वंदे मातरम भी शामिल किया गया वहाँ पे। ठीक है, अच्छा, और लोग आए, फ्लैग होस्टिंग हुई, उसके बाद फिर 21 तोपों की सलामी भी दी गई, और 27,000 लोग वहाँ पे इकट्ठे हुए जिन्होंने वो तकरीब अटेंड की। तो जो फोकस था वो यूथ के ऊपर था, वो फ्यूचर के ऊपर था, वो प्रोग्रेस के ऊपर था, वो ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर था, वो सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर था। और जो फ्रंट रनर्स होंगे इस पूरी तरक्की के, वो युवा होंगे, यूथ होंगे, नौजवान होंगे। तो नौजवानों पे फोकस था, और मुआशी और समाजी तरक्की को हदफ बनाया गया। और वो जंगजुयाना बातें नहीं हुई वहाँ पे कोई लड़ाई झगड़े की बात नहीं हुई कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे अफगानिस्तान को या इंडिया को, जैसे हमारे यहाँ कहा गया जी ये कर देंगे, वो कर देंगे, और हमारे पास बम है और ये है वो है। इस तरह हमारे की यहाँ तो कोई एक आध मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर कोई सिंध के शायद वो कह रहे थे कि हम जी हमारे यहाँ जो है वो जंगजी जो है उनको हम आगे नहीं लेकर आते, उन्होंने तो बहुत गड़बड़ की थी भारत में भी और यहाँ भी, हमारे वाले भी गड़बड़ करेंगे। ये तो इतने डरे हुए हैं अपनी यूथ से, ये कहते हैं यूथ को आगे आने ही नहीं देना है। ये हर एक से डरे हुए हैं, ये सिविल सोसाइटी से डरे हुए हैं, ये मीडिया से डरे हुए हैं, ये जो शख्स भी जुबान खोलता है उससे डर जाते हैं। तो मतलब हर एक से डरे हुए हैं ये बल्कि इतना डरे हुए हैं कि अब इन्होंने लोगों के बोलने पे भी एक तरह से पाबंदियां लगा दी हैं। और एक साहब कह रहे थे जी कि इस मुल्क में आप अपनी मर्जी से सिर्फ एक डेंटल क्लिनिक में मुंह खोल सकते हैं, आपने कुछ दांत चेकअप करवाने, उसके अलावा तो आप मुंह भी नहीं खोल सकते आप। तो हमारी नई जनरेशन क्या निकलेगी बाहर क्या, अगर उसके साथ जैसे जो गलत हो रहा है तो क्या वो ऐसे प्रोटेस्ट करने के लिए बाहर आएंगे? देखिए, उस तरफ बात जा रही है, बात उस तरफ जा रही है कि जब आप बिल्कुल हर चीज़ बिल्कुल एक दूसरों के लिए रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, कि कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, जॉब्स नहीं है, पॉवर्टी है, और मुल्क के अंदर कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही, कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही, कोई सेक्टर ग्रो नहीं कर रहा, तो फिर जाहिर है जब तंग आमद आमद बजंग आमद फिर यही होता है ना कि यूथ फिर सड़कों पे आती है। तो क्यों नहीं, हमारी यूथ जो है वो बड़ी अवेयर है, वो कोई ऐसी वैसी यूथ नहीं है, वो उसमें टैलेंट भी है, और वो उनमें अवेयरनेस भी है, और उनको ही सारा कुछ नज़र आ रहा है कि ये हो क्या रहा है मुल्क के अंदर। तो ये बिल्कुल आएंगे और डेफिनेटली ये एक रोल प्ले करेंगे चेंज लाने में। जी। तो ये तो सर कह रहे हैं कि बड़ा पाकिस्तान रेलिवेंट हो गया है, और क्योंकि कई डिफेंस पैक्ट कर बैठे हैं सऊदीया और टर्की और क्या कुछ, और पीस टॉक करवाई तो इसकी वजह से रेलिवेंट हो गए हैं और हम बहुत आगे जा चुके हैं भारत से, क्या ये बात सच है? देखिए, ये पीस टॉक अब अमेरिका जाते रहे, ये फिर इन्होंने कुछ वो यहाँ पे इस्लामाबाद में कुछ हम्म। मुज़ाकरात भी करवाए, लेकिन उससे मुझे या आपको या एक आम पाकिस्तानी को क्या फ़ायदा हुआ है? आप मुझे सिर्फ ये बता दें, वो जो $10 बिलियन इन्होंने अमेरिका से मांगे थे उसका क्या जवाब आया है? हम्म।
आप मुझे ये बताएं कि ये जो सऊदीया से जाके इन्होंने पैसे मांगे उसका क्या जवाब आया? तो आम इस मुल्क के शहरी को अगर किसी मुआहदे से फ़ायदा नहीं होता तो मेरे ख्याल में वो मुआहदा जो है वो तो एक बिल्कुल एक एक कह लें कि एक खोखला मुआहदा है वो। हम्म। फ़ायदा होना चाहिए ना मुल्क को, या मुल्क के अंदर कुछ सरमाया आ रहा हो, मुल्क में कोई इन्वेस्टमेंट हो रही हो किसी किस्म की, कोई इंडस्ट्री लग रही हो, कोई हम्म। हमें कुछ सॉफ्ट लोन्स दिए जा रहे हैं कि जी इन पैसों से आप इंडस्ट्री लगाएं, यहाँ पे हमारी एक्सपोर्ट्स अगर बढ़ रही हैं, हमारे बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो ठीक हो रहा है, तो फिर तो हम जश्न मनाएं। मुझे आप बताएं ना, ये जो ईरान और अमेरिका के दरमियान हम मीडिएशन करवाते रहे, उससे हमें फायदा क्या हुआ है? क्या फायदा हुआ है उससे? यानी कुछ भी कॉन्क्रीट नहीं। टर्म्स है ना, हम्म। कॉन्क्रीट टर्म्स में क्या फायदा हुआ है? अभी ये नया इन्होंने एक बना लिया है, एक सुन्नी नेटो बना ली है, सुन्नी ममालिक शामिल हैं। तो ये जो है, ये आपका क्या ख्याल है कि इससे कोई स्टेबिलिटी आएगी रीजन में? हम्म। इससे तो फिरका वारियत बढ़ेगी। इससे तो वो ममालिक जहाँ पे शियाज हैं उनके खिलाफ नफरत हम्म। मजीद उनके दिलों में बढ़ेगी, और ये एक तरह से जब इसको एक फिरका वाराना एक आपने रंग दे दिया है इस पूरे अमल को, तो या तो फिर इसको शामिल करें, ईरान को भी शामिल करें इसमें। ईरान इसमें आएगा आपके ख्याल से? नहीं, मैं वही तो कह रहा हूँ ना, तो ये क्या है ये? ईरान से ये झगड़ा मोल ले सकते हैं क्या? इतनी हिम्मत है, या इतनी इस हद तक गलत फैसले हो रहे हैं कि ये ईरान से भी कोई झगड़ा ले सकते हैं? अगर ईरान ने सऊदीया पे अटैक किया तो क्या ये खड़े हो जाएंगे ईरान के सामने? देखिए जी, ये अब एक एग्रीमेंट तो हो चुका है, लेकिन अगर ये मिसाल के तौर पे ईरान के साथ ये शुरू करते हैं इस तरह का कोई मामला, तो उसके तो बड़े स्ट्रॉन्ग एक रिपरकशंस होंगे मुल्क के हम्म। लिए। आपको पता है ना, 30% तो पॉपुलेशन हमारी भी शिया है, हम्म। ठीक है, जिनकी हमदर्दियां ईरान के साथ हैं। हाँ। तो वो कैसे रिएक्ट करेंगे हमें तो नहीं लेकिन पता। हमारे तो सुन्नी जो है उनकी भी हमदर्दियां ईरान के साथ ही हैं, सुन्नी वैर जो है इजराइल के साथ तो ऑब्वियसली नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो हम्म। उनका रिएक्शन क्या होगा अगर ईरान के साथ ये इसलिए जंग करते हैं कि जी सऊदी अरेबिया और ईरान की जंग है, और क्या अगर हमारी जंग होती है कहीं अफगानिस्तान के हम्म। साथ मिसाल के तौर पे, तो क्या सऊदी और तुर्की आएंगे वहां पे हमारी हेल्प करने के लिए? तो ये बुनियादी तौर पे ना, ये मायदा ही सऊदी अरेबिया की प्रोटेक्शन के लिए किया गया है। पाकिस्तान को कोई ख़ास ऐसा ख़तरा नहीं है अभी किसी किस्म का। एक टेररिज्म है, लेकिन वो टेररिज्म जो है वो कोई ऐसा, वो तो हमारा ज़्यादातर तो होम ग्रोन ही है ना, वो जो टेररिज्म हो रहे तो हैं ये यहाँ पे। भारत को जो कहते रहते हैं हर वक्त, बिलावल भुट्टो और बाकी सब, के हम खून की नदियां बहा देंगे, हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, पानी रोका तो। हालांकि उन्होंने ये नहीं कहा कि हम सारा पानी रोक रहे हैं, उन्होंने यही कहा कि जो एक्स्ट्रा जा रहा था हमारे से का, हम वो नहीं आने देंगे। तो हाँ जी। उसके ऊपर ये बगैर पूरी डिटेल को पढ़े या समझे जो रिएक्शन दे रहे हैं, चाहे वो पंजाब की गवर्नमेंट हो, चाहे बिलावल भुट्टो हो, या फिर डिफेंस मिनिस्टर, आपको नहीं लगता ये मामला को और खराब कर रहे हैं? देखें जी, ये यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली हमारे जो लीडर्स हैं ना, इनमें फार साइटेडनेस नहीं है। ये बयानात दे हम्म। देते हैं बगैर सोचे समझे। बिलावल प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता है, ख्वाजा आसिफ जो है वो उसको अपनी वजारत बचानी है, शहबाज शरीफ को वजारत बचानी है, तो जाहिर है फिर ये इस किस्म के बयानात तो देंगे ना। सदर साहब कह रहे हैं जी कि ये हम ट्रंप के फील्ड मार्शल नहीं है, ये हमारे हैं। तो वो सारे जो हैं वो अपने अपने तौर पे लगे हुए हैं कि हम अच्छी किताबों में, गुड बुक्स में रहें इनकी, हमें रहने दें, हम जो मज़े ले रहे हैं इक़्तिदार के, मज़े और लेते रहें कुछ अरसा। तो इनकी तो ये कंसिडरेशंस है ना, ये कोई जेन्युइन हाँ। स्टेट्समैन तो नहीं है ना ये लोग। ये तो बड़े छोटे बोने किस्म के लोग हैं जिनको बस प्रोटोकॉल मिल जाए और एक सरकारी रिहाइश मिल जाए और कुछ लोग इनकी बात सुन लें, तो बस यही काफ़ी है इनके लिए। और इन्होंने मुल्क के लिए क्या करना है और कौम के लिए क्या करना है, तो वो लीडर थोड़े हैं ये लोग एज वे- सच।
ये बस अपने प्रोटोकॉल और अपनी एक मिनिस्ट्री या अपना एक पावर दिखाने के लिए, वो भी सिर्फ पाकिस्तान के अंदर ये जी। बातें करते हैं, वरना यही लोग बाहर चले जाएं तो पाकिस्तानी इनका क्या हाल करते हैं वो तो दुनिया ने देखा है। पाकिस्तानी क्या हाल करते हैं, इवन एयरपोर्ट पे क्या हाल होता है इनका। हाँ सबसे पहले तो कहते हैं ना जी, आप जरा कपड़े तो उतारे ना पहले, हाँ, जरा देखिए अंदर क्या क्या रखा हुआ है आपने। वही तो, कोई कोई रिस्पेक्ट नहीं है, जबकि वो कहते बहुत हैं कि जी पाकिस्तान तो बड़ा रेलिवेंट हो गया और पासपोर्ट की, लेकिन बहरहाल कोई इज्जत नहीं है। ऐसे ही ऐसे ही। बहुत शुक्रिया सर कि आपने ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।